नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं नीरज गौतम जी। जी नमस्कार। हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों बिहार को बेहद प्यार करते हैं और यही एक फैक्टर है जिसके चलते आज ये हमारे साथ हैं। ये फिलहाल कई जिम्मेदारी का पोस्ट भाजपा के लिए संभाल रहे हैं। ये प्रदेश संयोजक हैं और भारतीय नागरिक परिषद के ये सदस्य भी हैं और भाजपा का जो कॉल सेंटर है उसके ये प्रदेश संयोजक हैं। इनका परिचय थोड़ा लंबा है। ये अपने व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। औषधि के मामले में इनका अपना आजीविका के लिए करते हैं और ये बाकी सेवा करते हैं देश की। अपना विशेष परिचय नीरज गौतम जी खुद देंगे। मेरा अपना व्यवसाय पटना के गोविंद मित्रा रोड में होलसेल दवा का है। मैं संघ का कार्यकर्ता भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश संयोजक कॉल सेंटर एक विभाग है, उसका काम देखता हूँ। अभी पिछले महीने पार्टी ने सरकार में बिहार राज्य नागरिक परिषद का मुझको सदस्य मनोनीत किया है। नीरज गौतम जी, मैं बहुत दूर 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली से आया हूँ। मैं वहीं रहता हूँ रिटायरमेंट के बाद और आने का बड़ा सीधा उद्देश्य है। एक बिहारी होने के नाते मुझे गर्व नहीं होता है जब कोई कहता है कि मैं सारे राज्यों में सबसे पिछड़े राज्य से आता हूँ। मेरी ड्यूटी बनती है। मेरे ऊपर बिहार सरकार ने काफ़ी खर्च किया मेरी पढ़ाई लिखाई पर। मेरी ड्यूटी बनती है कि कर्ज मैं चुकता करूँ। सबसे अच्छा मौसम होता है कर्ज चुकता करने का जब चुनाव का मौसम आता है। सही कैंडिडेट आएंगे, सही पार्टी जीतेगी, सही सदस्य 243 की संख्या में असेंबली में जमा होंगे तो सही डिसीजन लिए जाएंगे और सही डिसीजन लिए जाए तो 5 साल काफ़ी होता है बिहार को बॉटम से काफ़ी ऊपर ले आने में। क्या आपको उम्मीद है कि आपकी पार्टी अब जीतेगी और इतनी अच्छी संख्या में जीतेगी, ऐसी सरकार बनेगी कि आप पलायन को रोक सकें? सिन्हा जी, आपने एक शब्द में बड़ी लंबी क्वेश्चन पूछ दी है, मगर फिर भी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ क्रमबद्ध। देखिए, बिहार तो शुरू से अपने गौरवशाली इतिहास को अपने में समेटा हुआ है। बिहार का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह बात सही है कि राजनीतिक कारणों से आज बिहार पिछड़ा हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले बिहार में यहाँ सरकार बनी थी और शायद पहला ये राज्य था जहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1913 में बिहार में यहाँ विधानमंडल का गठन हुआ था। उसके पहले देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर कृष्ण बाबू हुआ करते थे। देश आज़ाद हुआ, कानून सब लागू हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, उसके तहत बहुत सारे निर्णय हुए। कांग्रेस की राज लंबे समय तक क्या रही। जब आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस के द्वारा जो निर्णय लिए गए और निर्णय के कारण बिहार में भी एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। उस जन आंदोलन से बिहार में बहुत सारे बदलाव आए। देश में अराजकता का माहौल, एक दूसरे से लोगों को लड़ाना, हमारा जो समाज था भारतीय समाज, ये समाज जाना जाता था एक दूसरे के चिंता के लिए। हमने सुना है कि हमारे पूर्वज जब गांव में रहते थे तो गांव में किसी के मकान से अगर धुआं नहीं निकल रहा है तो चिंतित होते थे। यही क्या बात है कि आज उसके घर में धुआं नहीं निकल रहा, चूल्हा नहीं जला है क्या? तो पता लगवाते थे। तो पता चलता था कि उसके घर में कोई बीमार हो गया है जिसके कारण उसके घर में खाना नहीं बन पाया है। तो उस गांव के जो बुजुर्ग रहते थे, जो बड़े लोग रहते थे, उस घर की चिंता करते थे, खाना भिजवाते थे। ये मेरा हिंदू समाज था, ये मेरा समाज था। आज वही समाज को कुछ विदेशियों ने
या तो ये बोले कि कुछ कांग्रेसियों ने इतना विभेद जहर घोल दिया कि आज हम भाई भाई न रह के हम जात में बट गए। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेसियों के शासन के द्वारा, कि अपनी सत्ता की मलाई चखने के लिए उन्होंने हमको लड़ाया। थोड़ा रुकूंगा, जाति जनगणना का कहाँ एतराज आप कर रहे हैं? नहीं, अभी जनगणना हो रही है। जाति जनगणना का ऐतराज हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। समाज अब चाह रही है, समाज के अंदर में इतना जाति गोल कर दिया गया। मंडल कमीशन 3 घंटे में भाइयों और बहनों, आज 12 बजे रात के बाद से 500 का नोट, 1000 का नोट ये नहीं चलेगा, 2000 का नोट नहीं चलेगा। नहीं, इसकी भी अगर जवाब ये मैं हो सकता है तो कहिए ना कि भाई और बहनों 12 बजे के बाद से जाति का कहीं जिक्र नहीं होगा। मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं। पहले तो जो आपने क्वेश्चन लिया है उसका जवाब दे दे। तो अभी जब आप बात बता रहे हैं बिहारियों के बाद में, तो यहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ के अभी एक आंदोलन 74 का हुआ, वहाँ से जब बदलाव बिहार के होने लगी। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियाँ हमेशा रही, बिहार या देश भारत राजनीति से नहीं चलता था, समाज से चलता था। मगर आज राजनीति इतना हावी हो गया है कि समाज कहीं ना कहीं कोने में बट गया है, क्योंकि समाज को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया गया है। आज हम संघ के कार्यकर्ता होने के नाते भी ये बता रहे हैं कि हमको एक होना पड़ेगा। संघ के कार्यकर्ता आज 100 साल से संघ का होने जा रहा है। हिंदू समाज समरस हो, हिंदू समाज एकरस हो, जो समाज में विकृतियाँ है उसको दूर हो, इसके लिए नित्य दिन प्रयास करते रहती है। आज जिसको पीड़ा है कि हमारा बिहार, हमारा देश, ठीक बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हुए हैं, मगर 7 सिस्टर का क्या हाल था? आप जान सकते हैं कि कांग्रेसियों के द्वारा 7 सिस्टर को एक षड्यंत्र के तहत किसी न किसी तरह से चाइना को दे देना था। प्रधानमंत्री आए, बिना बोले हुए उन्होंने 7 सिस्टर को उसकी अस्मिता से जोड़ा, वहाँ के लोगों को वो मौका दिया, विकास किया। आज हमारा 7 सिस्टर अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। हम बोल सकते हैं कि वहाँ विकास की गति बढ़ रही है। आज वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भारत मेरा अभिन्न अंग है, भारत के हम हैं। वहाँ की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक केंद्र में इच्छा शक्ति लेकर समस्याओं को दूर करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो बिहार और बिहारियों की अस्मिता के लिए बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब से केंद्र की सत्ता को संभाले हैं तब से उनका दर्द बिहार रहा है। मगर बिहार जातियों के जकड़न में इतना जकड़ गया है जिसके कारण हमको निकलने में थोड़ी समस्या हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य लिया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और प्रधानमंत्री जानते भी ये हैं कि विकसित भारत तब होगा जब विकसित बिहार होगा। सिन्हा जी, आप सेवानिवृत्त होकर अपने दिल में ये पीड़ा लेके आए हैं कि बिहार पिछड़ा है। कहीं ना कहीं बिहारी होने के कारण आपको ये दर्द खींच के लाया है। आपके बच्चे बाहर हैं, आपकी पत्नी गुड़गांव में है, फिर भी आप पटना में आए हैं कि यहाँ एक अच्छी सरकार मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, पूरे लोग इस विचार में लगे हुए हैं कि हम अपने जनता को कैसे संभालें। जातिवादी का जहर जो घोलने के लिए बैठे हुए हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो विदेशी ताकतों के पैसे से लड़ते हैं, जो विभेद करके लड़वाते हैं, जो अभी नया नया कुछ और एजेंडे अपने एजेंट को लाए हुए हैं। कोई पीला कलर लाया है, कोई हरा कलर लाया है, कोई ब्लू कलर लाया है। ये सारे कलर आपको देखेंगे कि भगवा कलर में समाहित होंगे। ये शांति आएगी, चूंकि ये बिहार की धरती भगवान की धरती है। यहाँ देखे तो यहीं भगवान विष्णु भी आए हैं, यहीं भगवान राम भी आए हैं, यहीं कृष्ण भी आए हैं। आप देखें तो गुरु नानक का भी यहीं है, गुरु गोविंद सिंह का धरती है ये। आप देखेंगे जितने देवी देवताएं सब हैं, जब जब
प्राकृतिक अपना इतिहास बदलती है, शक्ति संचय होता है और शक्ति सबके साथ रहती है। चलिए इस चुनाव की बात करते हैं, क्या उम्मीद रखें हम आपसे इस चुनाव में, कैसा करेंगे आप? नहीं, हम तो चुनाव में हमारा लक्ष्य है 2025 225। हमारे सारे नेता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं और हम हर समय तैयार रहते हैं। हमने लंबे समय तक जनता की सेवा की है। अपने जो 2025 और 225 चुका है, कुछ समझ नहीं पाया। ये 2025 का चुनाव है जी, और इसमें हमारा लक्ष्य है 225 सीट जीतने का। क्या बात हुई? मैं एनडीए के नेतृत्व में जी, हमने 200, ये हमारे पार्टी का नेतृत्व है। अच्छा, हम 5 पार्टियां 5 पांडव हैं। समझ गया। हम पांचों पांडव मिलकर ये एक साथ शपथ लिए हुए हैं ये 225 कि हम साथ लड़ेंगे और 225 जीतेंगे। वाह। इसलिए अभी सारे चीज आपको दिखाई देंगे। यूपी चुनाव में सुनते हैं स्वरोज का पैसा लगा था, बिहार में तो नहीं आएगा ना वो पैसा? षड्यंत्रकारी अपना षड्यंत्र करेंगे। मुझे सजग रहना है, मुझे जागृत रहना है। एक नई पार्टी आई है, पूछने की कोशिश करूं कि नहीं, आप पूछ सकते हैं। देखिए, जन स्वराज पार्टी आई है, तो क्या देखिए, मैं तो आपको आपका वोट कटेगा या किसका कटेगा या किसी का नहीं कटेगा? देखिए, मेरा कहना क्या है कि मैं तो रात दिन जनता के दिल में जगह बनाने का काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का 5 बार 6 बार यहाँ दौरा हो चुका और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार के विकास की बात करते हैं। आप विगत 10 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल बिहार का विकास गाथा लिखा जा चुका है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल की गाथा देश की लिखी जा रही है। 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है। 20 साल का कार्यक्रम बिहार का हो गया। हम जनता को तो जवाब दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और जनता को दिख भी रहा है। अभी वृद्धा पेंशन 1100 से 1500 हो गया, आपने देखा, जनता को लाभ मिला। अभी बिजली बिल 125 यूनिट मुख्यमंत्री ने माफ़ किया। अभी सोचिए, मुख्यमंत्री इतना है कि आज ही उन्होंने घोषणा किया पत्रकारों के बारे में कि पत्रकारों को भी 15,000 रुपया सम्मान निधि दिया जाएगा। उनके आश्रित परिवारों को 3,000 के जगह पे वो बढ़ा के 10,000 कर दिए। क्या रिटायर्ड पत्रकारों के लिए? पत्रकार के लिए पेंशन योजना वो लाए हैं और वो दे रहे हैं। इसकी तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, आज की न्यूज में है। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री आज एक एक लोगों की, एक एक वर्ग की चिंता कर रहे हैं और उनके इस निर्णय में केंद्र उनके साथ खड़ा है। धन कहाँ से आएगा, धन कैसे आएगा, धन सारे हमारे लोग लगे हुए हैं उसमें। डबल इंजन की सरकार यही है, इसी को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। आज इतने सारे रोड बन रहे हैं, इतनी नौकरियां का वादा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने अगर 1 करोड़ नौकरी का वादा कहा है कि रोजगार और नौकरी मिलाकर 1 करोड़ 5 साल में हम देंगे, तो उसकी भी योजना उन्होंने बना के रखा हुआ है। हम रात दिन बिहार की जनता की जीवन कैसे सुगम हो सके, बिहार की जनता का जीवन कैसे उच्च हो सके, इसके लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार कहीं भटकेगी नहीं, किसी की सुनेगी नहीं। लोग भटकाने का कोशिश किए थे 2024 में। उत्तर प्रदेश की जनता कुछ भटकी थी, बिहार की जनता भी कुछ झटकी थी, मगर 2025 में इंटैक्ट हैं। मेरा नेतृत्व पे मुझे विश्वास है 2025 में 225 सीट जीतकर हम 1 नंबर पर रहेंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक जज्बे के लिए और काफ़ी पॉजिटिव सोच है आपकी। कुछ एक और बातें, कहा जाता है कि टिकट बिक्री में धन बल का इस्तेमाल होता है, आपको जानकारी है? देखिए, किस पार्टी में हो रहा है? आपकी पार्टी में हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मित पार्टी है। हमारे पार्टी में जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके काम के आधार पे उनका सब कुछ आकलन होता है। एक कार्यकर्ता जो बूथ पे काम करता है, उसका पूरा आकलन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को रहता है कि हमारा बूथ अध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, बूथ कमेटी का कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है। हमारा पूरा शरीर का जो संचार नियम है हमारा संगठन का वैसे है। मस्तिष्क से शरीर जो पैर के नीचे तक जाता है और पैर से फिर मस्तिष्क से जो शरीर जाता है, ये पूरा संगठन रचना है शरीर का। भारतीय जनता पार्टी का भी संरचना रचना वैसे ही है।
बूथ से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक मेरा संगठन है और एक एक चीज़ पे नियम, इतनी बैठकें होती हैं, इतनी कार्यक्रमें रहते हैं, इतने प्रशिक्षण होते हैं। हमारे यहाँ नए लोग भी आते हैं तो उनको भी उसी गंगा में रम के बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस है, तो किस आधार पर है। ये हमारे यहाँ संगठन की ताकत है। इसलिए हमारी पार्टी रात दिन निर्णय रहती है कि मैं किसी को भी अगर टिकट देता हूँ, किसी कार्यकर्ता को, तो वो सीट निकाल के लाएगा, चूंकि उसके पीछे संगठन की ताकत रहेगी। इसलिए मेरे यहाँ धनबल की बात नहीं होती है। चलिए, काडर बेस्ड पार्टी है, सब जानते हैं आपकी पार्टी, और पन्ना पुरुष, पृष्ठ पुरुष से पन्ना प्रमुख से लेकर और सब आगे तक संरचना है। अभी इस चुनाव में कुछ रद्दोबदल होगा एनडीए का, और जो ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, कुछ इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ पार्टी इधर से उधर खिसकेगी? आपकी पार्टी तो नहीं खिसकेगी, आपके साथ जो 5 नहीं, हम तो अब ये बोल रहे हैं कि हम 5 पांडव हैं। जी जी। और 5 पांडव हैं, वो पांचों हम एक साथ हैं। जो कुछ यंग लीडर्स आए हैं, जनता कंफ्यूज है उनके बारे में। एक हैं जो बहुत यंग हैं और कहते हैं कि मैं तो हनुमान हूँ मोदी जी का। नहीं, वो नहीं। देखिए, और वो अपना बोलते हैं, जो बात बोल रहे हैं, हर राष्ट्रीय पार्टी जो है उनको अपना दल भी चलाना रहता है। ये बात फैक्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं है, वो अपना दल को चलाते हैं। वो एनडीए के सहयोगी हैं और हम उनको सहयोगी मानते हैं। अगर उनको वक्तव्य दे रहे हैं तो उनको भी अपने कार्यकर्ता को संभालना है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरना है। मगर हमको पूर्ण विश्वास है कि एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसको वो मानते हैं, क्योंकि बड़ा भाई ही होता है और बड़ा भाई का बात सभी छोटे भाई मानते हैं। गौतम जी, जी, बगल के राज्य में एक मुख्यमंत्री आया जो शायद उस राज्य का है भी नहीं, वो पड़ोसी राज्य का है, लेकिन उसको आपकी पार्टी ने वहाँ डाला। नाम है उनका, सब जानते हैं, योगी। और एक आदमी के चलते उस राज्य को आज जाना जाता है, और जो उसमें तरक्की आई है सबने देखा है। हम उस पर विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी से पूछ ले, किसी भारतीय से, बिहार में बहुत दिनों से कोई एक लीडर वैसा नहीं दिखाई पड़ा है। देखिए, पहले तो सिन्हा जी, आप जो बोले कि वो बगल के राज्य के हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। जब उत्तर प्रदेश था, आज भले क्षेत्र के, अभी वो नागरिक उत्तराखंड के हैं। नहीं तो ठीक है, वो नागरिक उत्तराखंड के हैं, आप बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मठ के वो मठाधीश रह चुके हैं, रह चुके हैं। तो वो साधु हैं, संत हैं, अभी भी हैं, साधु हैं, संत हैं। चलिए, जहाँ तो वहाँ नहीं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, मान लिया ये इसलिए नहीं कि वो उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन हमारे बिहार प्रदेश में कभी उस टक्कर का एक नेता क्यों नहीं पैदा हो रहा है? देखिए, एक चीज़ है कि एक दिन में कोई नहीं आता है। 78 अभी नहीं, 78 साल, आप 78 साल बोल रहे हैं। क्या आप बताइए कि हम सोच सकते थे कि कभी हमारा हरियाणा में मुख्यमंत्री होगा? जो हरियाणा कांग्रेस के हिसाब से जाना जाता था, जी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा वहाँ कभी सरकार बनेगी। मगर हमने काम किया, काम करके जब हम सरकार बनाने के लायक रहे तो वहाँ से मुख्यमंत्री भी निकाले। आप हाल में हरियाणा गए हैं? नहीं, मैं तो बिहार में ही, चूंकि मुझे बिहार में जन्मा हूँ, नहीं हाल में नहीं गया। फिलहाल अपनी कुटिया हरियाणा में ही मैंने रखा हुआ है, और माफ़ी चाहता हूँ, वहाँ की जनता बहुत खुश नहीं है हरियाणा के नेतृत्व से। नहीं, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है, इसको हम अनुभव करते हैं। दूसरी चीज़, हम गुड़गांव से हैं, गुड़गांव के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और गुड़गांव इतना नेग्लेक्टेड है कि मत पूछिए। भाई साहब, मैं तो वहीं से आता हूँ। भाई साहब, मैं तो एक ही बताना चाहूँगा, भ्रष्टाचार ये जो शब्द है, इसको बढ़ावा कौन देता है, इस तो अलग एक तरक्की अलग हो जाएगा। आप कहेंगे 13 करोड़, मैं कहूँगा नहीं, 13 करोड़ 2500 इसमें है। हमको तो कम से कम अपने आचरण पे अपने को ठीक रखना पड़ेगा। पटना में 2500 टिकटार्थी दिखाई पड़ रहे हैं हर दफ्तर के आगे में।
वो 2500 हैं जो तय करेंगे बिहार के बारे में। 13 करोड़ बेचारे वो क्या तय करेंगे बिहार के बारे में? नहीं उनको ऐसा तो जैसा ऐसा रखेंगे वैसे रह रहे हैं। ऐसा है कि उनको ये क्यों 13 सोचना? करोड़ ही तय करेंगे कि ये 2500 में 243 कौन आने चाहिए। नोटा थोड़े दबाएंगे। अब जो नहीं, आप दीजिएगा नहीं, टिकट जिसको उसी को नहीं चुनेंगे। तो एक होता है ना कि बेस्ट ऑप्शन जो उपलब्ध रहता है हम उसको दबाएंगे। जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के चुनाव में उनके और पास मैं better तो option, मैं बहुत तो better option मैं होगा। तो आपसे बताना चाहूँगा इस तरह से कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि ये जो नोटा है, आग्रह करूँगा कि नोटा कभी मत दबाइए। ना बेकार। अगर हमारे 20 कैंडिडेट अगर खड़े हैं नोटा मत दबाइए। और 20 को हम नहीं अगर ये कर रहे हैं तो ये विदेशी षड्यंत्र नोटा लेके आया है कि तो क्या हम कैंडिडेट बाहर से लाएंगे? नहीं, नोटा के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। मैं तो ये तो मैं जनता को ये आग्रह करना चाहता हूँ नोट नोट। कि जो है उसमें बेस्ट कौन है, और जो भी हो मेरा भाई है। हाँ ठीक है। अगर कोई गलत करता तो कान दबाने का भी हाल मैं जानता हूँ। हमको हमारे पूर्वजों ने शक्ति दिया है जन आंदोलन करने का। सही। हम अगर प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि चुनने में भी गलती अगर होती है तो उसके ऊपर बहुत सारा ऑप्शन है, हम उसका उपयोग करेंगे। हम नोटा क्यों दबाएंगे? तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये विदेशी ताकतों के कारण, इससे पहले जिनके हाथ में देश था उन्होंने निर्णय को लाया है। अभी हम इसको कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमको नोटा नहीं दबाना है, हमको जो बेस्ट है उसमें देना है। आप ये चीज बिहार आपके सामने है, वहाँ भी बोल सकते हैं। नहीं, अच्छी चीज है। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं मैं बोल रहा हूँ जी। और बिहार के वासियों से मैं आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा कि आप हमारे 20 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, उसमें कोई ना कोई एक तो हमारा अपना भाई जिसका विचारधारा पार्टी व्यक्ति के आधार पे है उसको दीजिए, नोटा मत दबाइए। बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर आपने बताया इस जी। चीज़ के लिए। और मैं भी आपसे इस मामले में इत्तेफाक रखता हूँ कि नोटा वेस्ट करना है। अब गए क्यों उतनी दूर लाइन में क्यों खड़े हुए अगर नोटा ही दबाना था तो। जी नहीं, ये तो मेरा अधिकार है कि मुझको वोट देना है। मैं भी ये बताना चाह रहा हूँ कि वोट मत मेरा अधिकार है, और एक वोट के लिए हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही दे देता है, ऐसे नहीं। उसको बहुत सोच समझ के मुझको तय करना है कि आने वाला 5 साल मेरा भविष्य कैसा होगा, ये सरकार जो हम बनाएंगे कैसी सरकार बनाएंगे। सभी लोग अपना अपना प्रलोभन देंगे, मगर हम देखेंगे कि आने वाले इतने दिनों के सरकार में कौन सरकार हमको क्या दी है। उस आधार पर मूल्यांकन करके मैं उनके प्रत्याशी को, उनको या उनका प्रत्याशी ठीक नहीं है तो फिर दूसरे को मैं तय करूँगा कि कौन है। वोट देना ही चाहिए। ये भी होता है कि कुछ वर्ग के लोग वोट के समय पिकनिक पर चले जाते हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मताधिकार का प्रयोग समझें, रुके और बूथ पर जाके उनको दें। अगर कोई दिक्कत होता है उसमें तो चुनाव आयोग है, यहाँ प्रशासन है, उसको कंप्लेन करें। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अभी चेक करें। अभी जब वोटर लिस्ट अनाउंस होगा 1 अगस्त के बाद, तो आपको अपने जाके इलेक्शन साइट पर eci.com पे जाके आप वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। आप राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, आप अपना विधानसभा सेलेक्ट करेंगे, उसमें पूरा डिटेल आपका है, मोबाइल नंबर अगर है या नाम है, पिताजी का नाम है, आयु है, उसका पूरा क्राइटेरिया है। उसमें चेक करके आप अपना चेक करेंगे कि किस बूथ पे आपका नाम है। ये पूरा सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया हुआ है। इसलिए हमको सजग रहना है, हमको जागृत रहना है, क्योंकि मताधिकार मेरा अधिकार है। और कोई अगर मेरे मताधिकार के साथ करता है, गलत छेड़खानी करता है, मेरा वोटर लिस्ट से नाम कटता है, तो मुझको सजग रह के पहले ही हल्ला करना है, बाद में नहीं। इसमें इस विषय पर हमें है तो अभी चर्चा में है SIR। जी, आपके विचार? SIR होना ही चाहिए। चुनाव आयोग ने जो अपना किया वोटर लिस्ट में, मैं खुद देख रहा हूं कि एक व्यक्ति का नाम 4 जगह है। वो अपने गांव में जहां पैतृक रहता है वहां भी वोटर लिस्ट में नाम है, जहां अभी वर्किंग कर रहा है वहां भी नाम है, और ट्रांसफर होकर गया तो वहां भी नाम जुड़वा लिया, यहां नाम नहीं कटवाया। तो ये कहाँ से सत्य है कि एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 4 जगह होना चाहिए? इससे सहमत हैं तो आप सोचिए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया 2019 में, वोटर लिस्ट में उनका नाम था, नाम नहीं कटा।
ये भी हमको तय करना है। क्या इसके लिए चुनाव आयोग का ये काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग का जो काम है उसमें हम क्यों अवरोध करते हैं? मैं तो बोल रहा हूं कि अगर किसी दल को लगता है कि उसके वोटर का नाम कट रहा है तो वोटर लिस्ट में बैठ के देखो कि हमारा नाम वोटर का नहीं है, तो तुम जाके कल ऐड करवा लो। कोई विदेशी ताकत, विदेशी नागरिक किसी षड्यंत्र के कारण आके आधार कार्ड बनवा के, पेपर बनवा के अपना नाम ऐड करवा लेता है तो उसका नाम कटना चाहिए कि नहीं? भारत देश में इतने षड्यंत्र हो रहे हैं कि अभी एक मामला आया है कि एक बिहार का पिता मौलाना सीतामढ़ी में मौलानागिरी करता है और उसका बेटा मंदिर में मंदिर घूम के मंदिर का पुजारी बना हुआ है। मंदिर के दानगिरी से पैसे चोरी हो रहे हैं और पता चलता है कि वो मुसलमान है। तो आप समझिए कि कितने षड्यंत्रकारी देश में कितने लोग हैं। तो क्या इनका कहीं ना कहीं चेकआउट नहीं होना चाहिए क्या? आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक व्यक्ति जाता है वोट देने के लिए, अपना वोट देता है, उसका नाम है अमित शाह। तो वो चुनाव अधिकारी से पूछता है कि मैडम जरा देखिए तो बिमला देवी आई हैं क्या? तो वो देखती है कि बिमला देवी तो 1 घंटा पहले चुनाव देके चली गई वोट देके, क्या घरों में बात नहीं होता क्या? तो कह रहा कि मैं 1 घंटा पहले आता तो हमको अपनी चाची से मुलाकात हो जाता। तो पूछी कि क्या आपको घरों में भेंट उठ नहीं होती क्या? वो रोने लगता है, कहता है मेरी चाची को मरे हुए 15 साल हो गए, हर बार आते हैं हम 1 घंटा पहले वोट देकर चली जाती है। ये वोट जो पड़ता है इसको भी हमको सोचना पड़ेगा नहीं कि कैसे ये हो रहा है, कैसे कर रहा है, कौन लोग हैं? अभी तो चुनाव मताधिकार में लगे हुए अधिकारी जी भी कहीं ना कहीं किसी समाज से आते हैं, कहीं आते हैं, उनको भी अपने जान माल की रक्षा रहती है। चुनाव मतदान केंद्र भी जो बनते हैं वो भी ऐसे जगह रहते हैं कि वो चाहते हैं कि 1 वोट के लिए मेरा जान नहीं जाए। इस सब पे चिंता करना पड़ेगा। समाज जान रहा है जब बंदूक के साए में भी मताधिकार का प्रयोग होता है, डर के साए में मताधिकार का प्रयोग होता है, तो ऐसे ही होते हैं कि वोटर लिस्ट में जब मरा हुआ का नाम रहेगा तो कोई ना कोई आके वोट गिरा के चला जाएगा। इसको देखना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग को जो शिकायत मिलता है उसके आधार पर वो काम करता है। चुनाव आयोग के काम में अरंगा लगाने का किसी का अधिकार नहीं है। आज पूरा देश का संसद उस पर बहस कर रहा है। बिहार विधानसभा का पूरा सत्र चला गया उसके ऊपर। बिहार में पूर्णिया के पास के 3 जिले सुनते हैं कि उसकी डेमोग्राफी ऑलरेडी काफ़ी बदल चुकी है विदेशी लोगों के। तो सिन्हा जी मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि बिहार बन रहा है SIR से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। मैं चुनाव आयोग का काम देखता नहीं हूँ। ये चुनाव आयोग बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं पार्टी के काम में रहता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। हमको भारत सरकार की योजनाएं जो 101 है वो जनता तक पहुंचाने का काम है। जिन लोगों को लाभ मिला हुआ है उनसे मिलने का काम है। उनसे ये पूछने का फीडबैक का काम है कि क्या आपको मेरे पार्टी के निर्णय से, मेरे पार्टी के लाभ से आपको आयुष्मान भारत का लाभ मिला क्या? क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? आपको उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? ऐसे जो भी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, बिहार सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग जाके उनसे बोलते हैं, उनका हाल समाचार लेते हैं। आज तब हमारी बिहार की जनता हमसे कनेक्ट हो रही है और इस दम के आधार पे हम कहते हैं कि 2025 में 225 सीट लेके हम आएंगे। क्योंकि जनता दल यू का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, LJP-R का कार्यकर्ता हो, हम पार्टी का कार्यकर्ता हो, या अपने उपेंद्र कुशवाहा जी का रालोसपा जो है उसका कार्यकर्ता हो, ये पांचों दल मिल के कार्यकर्ता कदम से कदम ताल मिला के चल रहे हैं और नीचे बूथ तक पे काम कर रहे हैं। इसलिए हमको अपने सभी कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर एकदम भरोसा है कि हम सब मिलकर जो भ्रम लोग फैलाते हैं उस सारे भ्रम को दूर करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता दिग्भ्रमित इस बार नहीं होने वाली है। उनको भी मालूम है कि हमको NDA का सरकार बनाना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है, क्योंकि लाभ सबको मिल रहा है। पलायन रोकने के लिए आप खास तौर पर क्या क्या करेंगे?
देखिए, बिहार सरकार की योजना और भारत सरकार की योजना है पर्यटन के माध्यम से। अभी आपने देखा कि भारत सरकार बहुत तेज़ी से केंद्र में सरकार बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण की। अभी पुनौरा धाम में सीता माता का मंदिर का था, बिहार सरकार ने तुरंत घोषणा कर दिया उसको। 864 करोड़ की योजना से माता सीता का दरबार बन रहा है। अब बताइए कि ये जो सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में जो माता सीता का मंदिर बन रहा है, घर बन रहा है, वहाँ लोग जाएंगे कि नहीं देखने के लिए? हाँ, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ रोजगार सृजन होगा कि नहीं? काफी काफी। अभी आप मुझे बताइए कि आज से पहले जब आप पटना गंगा पथवे पे जाएंगे तो एक भी दुकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज गंगा पथवे का निर्माण हुआ, ये 25 किलोमीटर का एरिया है। 25 किलोमीटर के एरिया में आप जाके देखें कितने वहाँ पे दुकानें लगती हैं और कितने लोग जाके वहाँ करते हैं। वो रोजगार नहीं है क्या? है, मानता हूँ इस चीज को मानता हूँ। तो बस अब ये आप बोलते हैं कि सरकारी नौकरी, तो आप वही बात होगा कि 243 सीट के लिए 25,000 कैंडिडेट बिहार में है। 243 के लिए 25,000 कैंडिडेट बिहार में हैं और फिर भी देखेंगे कि 2,500 कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव। 243 सीट के लिए 2,500 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो 2,500 ही ना, 243 ही ना, 244 नहीं हो सकता है। 243 मतलब 25,000 में से जी 243 ही जीतेंगे। बाकी बेरोजगार होंगे, तो बाकी जो होंगे उनको क्या करेंगे? बेरोजगार ही करेंगे। राजनीतिक तो रोजगार करने के लिए हमको खुद प्रधानमंत्री जिस दिन से बने हैं, हम लोग जिस संगठन से आते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि रोजगार देने वाला बनो। स्टार्टअप इंडिया है, किस दिन के लिए है भाई? विश्वकर्मा योजना है। विश्वकर्मा योजना में प्रधानमंत्री ने वैसे लोगों को सब कुछ सहयोग दिया है। केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार मिलकर काम कर रही है। पैसे की कमी नहीं है, योजनाओं की कमी नहीं है, करने वाले की इच्छा शक्ति की कमी हो रही है। भाई, बिहार सरकार 243 ही विधायक बना सकते हैं। बिहार सरकार में नौकरियां अगर 5 लाख है तो 5 ही लाख दे सकता है, वो 50 लाख नहीं पैदा कर सकता। सरकारी नौकरी जितना है उतना ही मिलेगा। बाकी के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया के तहत कहीं ना कहीं रोजगार करके रोजगार सृजन स्वयं करना पड़ेगा और आपको लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट पर कुछ खास होगा इस चुनाव के बाद? क्योंकि अब तक जो हुआ है उससे इतना स्किल नहीं हुआ कि हर कोई रोजगार। भाई साहब, मैं तो अनुभव करता हूं कि आज एक बिजली मिस्त्री को बुलाता हूं तो 20 बार कॉल करता हूं तो एक बार कहीं आता है। लोग एसी लगा रहे हैं घर में, एसी रिपेयरिंग के लिए चाहिए, प्लम्बिंग का काम के लिए चाहिए, टाइल्स मिस्त्री चाहिए। इतने ट्रेड हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज आपको एक टैलेंटेड ड्राइवर नहीं मिल पाएगा। आज आप अपना ऑटो चलाते हैं, आप अपना ऑटो लीजिए, बैंक आपको किराए पे देने के लिए, लोन देने के लिए तैयार है। ऑटो लेके आप कमाएंगे तो महीने का 4,000 5,000 रुपये पर डे कमा सकते हैं आप। हमको बता तो रहे कि इच्छा शक्ति की कमी है। मैं ही जब आया था पटना में, मुझे नौकरियां मिल रही थी पर मुझे नौकरी नहीं करना था, मुझे व्यापार करना था। मैं व्यापार करके हमेशा मेरे यहाँ 5 लोग काम करते थे, मैं काम देने वाला बना। मैं नौकरी करता तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहता या किसी ना किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहता। मैं देने वाला बना हूं, तो देने वाला बनिए ना। लेने वाला तो अच्छा देने वाला बनना है और सरकार उसके लिए आपको सब कुछ देने के लिए सपोर्ट कर रही है। स्किल के लिए जैसा आपने बताया कि प्लम्बिंग के काम के लिए है, इलेक्ट्रीशियन है, फ्रिज मैकेनिक है, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, इन सब के लिए कोई छोटा कॉमन सर्विस सेंटर, ये खाली ITI से तो नहीं होगा ना, इसके लिए तो नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जी, ये बिहार सरकार का है और अभी केंद्र सरकार ने भी योजना बनाई है। अभी पैक्स में आप जाएं तो 8650 के लगभग पंचायत है जहाँ पैक्स ने एक काम करता है, सिर्फ गेहूँ धान वगैरह जो होता है वो लोग खरीदता है और उसका फिर देता है जो भी है। तो अभी सहकारिता क्षेत्र में इतने हैं कि लोग अगर सहयोग से काम करें, सहयोग समिति बना के काम करें तो हर गांव में रोजगार हो सकता है। वैशपेड है जो सब्जी के लिए सहकार समिति बनाना है, दूध के लिए कॉम्पैक्ट है,
कॉम्फेड अभी काम किया। आप बताइए कि अगर एक गौपालक अपने घर में 2, 4, 5, 10 गाय रखकर सिर्फ उनका सेवा करके और दूध उत्पादन करके ही अगर कॉम्फेड को देता है तो उससे उनके घर में आमदनी नहीं आएगा क्या? डेयरी के बारे में क्या स्कोप है इसका बिहार में? क्या इसमें प्रॉफिट है? देखिए, आप प्रॉफिट से तो नहीं, आप एक बात समझिए कि जो गौपालक है बिहार में बड़ी संख्या में है, और बिहार सरकार ने योजना भी चलाई थी कि अगर जो गौ पालन करना चाहता है उसको हम सहयोग करेंगे, और 50% का अनुदान भी था। मान लीजिए एक गौपालक अगर अपने घर में 2-3 देसी गाय रखे तो आज दूध का डिमांड हर जगह है, और बिहार से तो दूध बाहर भी जाता है। तो इसका अगर बड़ी मात्रा में हम अगर प्रयोग करें और पशुधन को हम अपना बढ़ाते हैं तो वो भी मेरा जीडीपी में सहयोग करता है। आपकी सरकार इसमें कुछ और अलग से सहायता करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है। और सरकार तो दूध लेती ही है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र ये भी सरकार ले, परचेज करे, एक रेट फिक्स करे, क्योंकि ये जीवन दायिनी है। किसका? कौन सी गाय? देसी गाय, देसी नस्ल की गाय का अगर हम गोबर और मूत्र लेते हैं तो आपको पंचगव्य जो विदेशों में बन रहे हैं कैंसर के दवा के लिए, वो यहां भी लाभ कर सकते हैं। अभी शोध चल रहा है। एक गाय क्या देसी गाय की सेवा करने से हम घर में रख कर करते हैं तो हम बहुत सारे बीमारियों से दूर रहेंगे। हमारा हाई बीपी, लो बीपी, अगर गाय का गल्फर को सिर्फ ऊपर की तरफ हम सुलाते हैं तो अगर हम लो बीपी के पेशेंट है तो हमारा बीपी कंट्रोल होता है, और ऊपर से नीचे सहलाते हैं तो हमारा हाई बीपी कंट्रोल होता है। ये सत्य है, रिसर्च किया हुआ है, ये कहीं और नहीं है। हम नहीं जानते हैं इस चीज़ को, हम विद्या को भूल गए, हमारे पूर्वज जानते हैं। और मैं बता दूं, गाय तो जीवन के बाद, मरने के बाद भी काम आती है। आज हम अपने खेतों में जितने पेस्टिसाइड डालते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया है उन्होंने बताया कि गौ के मर जाने के बाद एक गड्ढे में उसको रख दीजिए, जो उसका हड्डी का अवशेष बचता है उसको पीस के पाउडर बना लीजिए, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम उस पाउडर का डालिए और उसके बाद आप फसल पे छिड़काव कीजिए। कोई पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, आपका फसल जितना पहले होता था उससे 1.5 गुना आपका फसल होगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तो यही बताया शुरू से आने के बाद कि भाई हमारे पूर्वज जो खेती करते थे वो 0 कॉस्ट रहता था। आज खेती का वैल्यू लगने लगा। हमारे जो पूर्वज किसान थे वो जब फसल काटते थे, अन्न आते थे तो उसको अपने यहाँ रखते थे, और फिर जब नया फसल आता था तो पुराना फसल का विनिमय करते थे, बेचते थे, तब लाते थे। नया फसल कोई नहीं बेचता था। आज तो हम सब चीज़ व्यापार पे चले गए हैं, भारत की संस्कृति है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री शुरू से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो मिट्टी का जांच करवाया, सॉइल कार्ड बनाया, सॉइल हेल्थ कार्ड, जीवन का नहीं मिट्टी का भी परीक्षण उन्होंने करवाया। देश के प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री ने हर विषय के ज्ञाता हैं वो, क्योंकि हर लोग ने उनको ये विषय बताया है। देश का किसान कैसे उन्नत हो, तो सिर्फ खेती करने वाला नहीं, अन्न उपजाने वाला नहीं, तो फल उपजाने वाला भी हो, सब्जी उपजाने वाला भी हो। ये सब तो किसानी है। आज दूध उत्पादक जो है वो भी किसानी है, मछली पालन करने वाले भी किसानी हैं। तो सरकार सभी के लिए चिंता कर रही है, मगर उसके लिए हमको अपने सरकार के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसकी नीति नियत को जानना पड़ेगा, उसके निर्णय करने की क्षमता को देखना पड़ेगा
जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो उसको समझना पड़ेगा। और भाई साहब, मैं अगर बता दूं आपको, तो आप भारत का मानचित्र देखिएगा। भारत के मानचित्र पे अगर हम हिमालय को अपना माथा बोलते हैं और कन्याकुमारी को पैर बोलते हैं, तो बिहार भारत का दिल है। और दिल को ये जानते हैं प्रधानमंत्री कि दिल जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक भारत स्वस्थ नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री का पूरा जोर इसीलिए बिहार के उन्नति और प्रगति पर है, और प्रधानमंत्री ने इसको लक्ष्य लिया है 2047 का विकसित भारत विकसित बिहार से होकर जाएगा। प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसलिए हर बिहारी को उसकी अस्मिता से जोड़ना। और जो लोग बोलते हैं कि बिहारी सिर्फ मजदूर है, तो मजदूर ही नहीं है बिहारी। बिहारी के पास शिक्षा शक्ति है। अगर कोई मजदूर किसी अन्य राज्यों में जाता है तो वो 16 घंटे काम करता है। और ये लोग कैसे भूल गए कि जितने आईएएस और आईपीएस हैं वो कौन है? आज पूरे कंप्यूटर की क्रांति लाने वाला कौन है? बिहार सिर्फ भारत में ही नहीं है। आप बिहार का 2 ऐसा जिला है जो कि विदेशों में रह के कमाने वाले लोग वहाँ से भेजते हैं और वहाँ के विकास करते हैं और अपने जिले का भी विकास करते हैं। तो एक तो आपको सिवान में मीरगंज है, गोपालगंज जिले का मीरगंज, और दूसरा यहाँ बिहार शरीफ का बिहार शरीफ। आप देखिए वहाँ विदेश से कितने फंड आते हैं, कितने लोग जाते हैं कमाने के लिए और भेजते हैं। तो वहाँ का भी विकास में वो काम करते हैं और बिहार के भी विकास में काम करते हैं। सिन्हा जी, जैसे व्यक्तिगत बात में मुझे पता चला कि आपकी 2 बेटियां हैं जिनको पढ़ा लिखा के आप अमेरिका में, उनको 1 नंबर की डॉक्टर आपकी बेटी है। अगर वो अमेरिका में सेवा कर रही है तो वहाँ भी काम कर रही है। आपसे आग्रह होगा कि अपनी बेटी को कहिए कि वो बिहार में भी ऐसा प्रकल्प खोले, वहाँ भी सेवा दे और यहाँ भी करे। हम बिहारी को यही करना है कि हम जहाँ रहें वहाँ से बिहार को अपने दिल में बसा कर रखें और बिहार में और बिहार में रहने वाले अपने भाई बहनों की सेवा करते रहें। ये जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी लोग कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, जितना मजदूर है, आज बिहार खड़ा उसी दम पे होगा। मतलब ये आप 2047 की बात कर रहे हैं तो सर 2047 थोड़ा दूर है। मैं आपके लिए आशीर्वाद ही समझिए। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात जनता से कहें, इस चुनाव में आप बेहतर करें, लेकिन उसके बाद आप ये मत सोचें कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं फिर बुलाऊंगा। नहीं, मैं तो आज कहूँगा कि पलायन बंद करा के दिखाइए। इस बार तो मैंने आपको जीता, मैं आपको बिहार की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि 14 करोड़ जनता में से सभी लोग कहीं ना कहीं भारत में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं। भाई, एक कहानी मैं बताऊंगा कि एक छोटा सा देश इजराइल है। इजराइल में बहुत कम जनसंख्या है, मगर वो यहूदियों का अपना कंट्री है, मगर यहूदी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और वो जहाँ भी रहते हैं अपने कमाई का एक हिस्सा जरूर इजराइल में वो भेजते हैं, इजराइल के विकास के लिए। आज वो छोटा सा देश इनोवेशन करके इतने अच्छे पोजीशन पे पहुंचा हुआ है कि उस समुद्र के खरे पानी को भी मीठा पानी में बदल देता है। वो पहाड़ जो ईंट पत्थर वाला, वो जमीन को भी उर्वरा बनाकर वहाँ से अन्न उपजा लेता है। किसके दम पर? वो करोड़ों यहूदी जो विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं और अपने कमाई का एक हिस्सा इजराइल को बेचते हैं उन भाई बहनों के लिए कि जो इजराइल की अपने माँ समझ के उसकी सेवा कर रहे हैं, वहाँ रह के सेवा कर रहे हैं। तो बिहार से बाहर रहने वाले जितने भाई बहन हैं वो बिहार को अपने दिल में बसाएं, बिहार के विकास के लिए इस बार वोट करने बिहार आएँ, बिहार में एक मजबूत सरकार बनाएं। बिहार में जब मजबूत सरकार बनेगी 225 सीटें लेकर हम आएंगे। सदन में गुंडई करने वालों की कमी रहेगी, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी स्थिति में चर्चा करेंगे, अच्छे बात पर चर्चा करेंगे तो जरूर विकास होगा। और आप भी अपने भाई बहन के लिए जो यहाँ रहते हैं उनकी भी शिक्षा दीक्षा के लिए आप भी उनको अपना लीजिए, तो बिहार एकदम विकास होगा। और आगे 2025 में हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से हमको विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विकास करना ही है।
इसमें तो प्रकृति भी साथ दे रहा है, प्रकृति भी बोल रहा है कि भाई बिहार में सरकार बनेगी, ये पूर्ण विश्वास है। ये गौतम जी आने के लिए और बिहार की जनता से इतना बढ़िया अपील करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आप जीतें और जीतने के बाद हमें भूले नहीं, फिर आए, मैं आपसे पूछूंगा आपके वादे क्या क्या थे और अब आप क्या क्या कर रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम आपको तो बुलाते रहेंगे। हम तो जनता की सेवा के लिए हैं। और आपकी पार्टी के जो लोग यहाँ आकर के अपनी बात को आप ही की तरह सशक्त रूप से पेश करना चाहें, मेरा नंबर आपके पास है, आप उनसे दीजिए, बताइए। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ 9810016916। वे आएँ, अपनी बात को यहाँ रखें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।